क्लाउड चलें इसको कर। अच्छा, स्लाइड्स भी मैंने प्रिपेयर की हैं इसके लिए, पहले भी थी स्लाइड्स, बट आई वुड लाइक के जो एक डिटेल्ड है स्टडी थोड़ी सी वो हो जाए, देन वी विल स्विच टू स्लाइड्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, सो बियर विद अस, और इसे आप देखते रहिएगा कि व्हाट वी आर स्टडीइंग। जस्ट होल्ड ऑन। जी सर जी जी। ये सर इसकी कोई बुक आप रिकमेंड हमें करेंगे, जी मैं लाइक वो। बताऊंगा। जी जी चले मैं ठीक है, आपको थैंक यू। सारी बुक्स बहुत सारी हैं इधर जो हैं मेरे पास, बट उनमें से कुछ जी सर। सिलेक्टेड हैं जो मैं आपको दूंगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उन बुक्स को जो है वो हार्ड फॉर्मेट में पढ़ें। ठीक है, सॉफ्ट में जी सर। ये तो सिर्फ आपको मतलब पढ़ाने के लिए है, ताकि जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा हो कंप्यूटर पे। जी सर। देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड फॉर्मेट। ठीक है, बुक जो है वो जी हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट में वंस यू हैव द बुक यू स्टडी इट एंड यू डिस्कार्ड इट, तो वो ओपन नहीं जी सर। करते आप कभी भी, सो हार्ड फॉर्मेट बेटर है। आई विल रिकमेंड, सर्टेनली आई विल। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। सो अच्छा, रियलिस्ट विजन है, रियलिस्ट विजन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, मैं इसको आपके लिए रीड करूंगा और देन आपको जो है वो समझाऊंगा कि रियलिस्ट विजन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन जो है दैट वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट लेटर ऑन इट इंडिपेंडेंटली डेवलप इनटू अ सेपरेट डिसिप्लिन। ठीक है, सो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए देयर शुड बी सर्टन थ्योरीज एंड अप्रोचेस। तो थ्योरीज और अप्रोचेस का जो बेसिक पर्पस है, दैट इज टू स्टडी द ग्लोबल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट नेशंस। फॉर एग्जांपल, वी लिव इन साउथ एशिया, और हमारे इर्द गिर्द जो है वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, और बांग्लादेश है, श्रीलंका। सो हमें उन रिलेशंस को स्टडी करना है। ठीक है, सो उसके लिए आपको अप्रोचेस चाहिए, थ्योरीज चाहिए कि कौन से कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे फिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया है। ठीक है, सो हमारे इंडिया के साथ रिलेशन जो हैं ऑन एंड ऑफ जो हैं वो ऑन एंड ऑफ हमारे रिलेशंस जो हैं इंडिया के साथ, यू नो के समटाइम्स जो है बिटर रिलेशन, समटाइम थोड़ा सा जो है उनमें नॉर्मल आ जाती है, बट देर इज ऑलवेज अ सिक्योरिटी, यू नो, सेंस कि हमें जो है वो इंडिया जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। इसकी हिस्ट्री है, एक वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, तो इंडिया उन्होंने भी लिया। देन जो है सब्सिक्वेंट जो है वो इंडिया कुड नॉट यू नो बियर दिस पार्टीशन। सो उस तरह से उनके साथ हमारा रिलेशन जो है एक फ्रेंडली कंट्री का रिलेशन जो है डिवेल्प नहीं हो सका। सो इसे रियलिस्ट अप्रोच कैसे देखती है और रियलिस्ट थ्योरी क्या है, वो हम अभी जो है वो स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट लाइन है द रियलिस्ट विजन। द रियलिस्ट विजन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स holds that states interact in an anarchic international environment। अच्छा, एनार्किक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसका, एनार्किक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। एनार्किक एनार्किक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट फर्स्ट अजम्पशन है रियलिस्ट थ्योरी का। ठीक है, अगर आप एनार्की का वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है लॉलेसनेस। लॉलेसनेस के कोई लॉ जो है लेसनेस की जो सिचुएशन है, टिपिकल इसका मीनिंग ये है। ठीक है, एनार्की का। लेकिन जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है वो एनार्किक क्यों है, दैट देयर इज नो organization or anything that is more powerful than the state। so state is यानी कि country, कोई भी country that is the first
एंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। स्टेट, सेकंड assumption है इसका, स्टेट। स्टेट जो है इज मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन इंटरनेशनल। अच्छा, अगेन मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे एलेबोरेट करता हूँ, ये समझने वाली चीज़ें हैं, एक दफ़ा समझ लगी देन जो है वो इजी हो जाएगा। लॉनेसनेस पे ही आते हैं। लॉनेसनेस की सिचुएशन जो है वो कैसे डोमेस्टिक लेवल पे किसी भी कंट्री में कैसे इमर्ज होती है, जब आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज फेल हो जाएं, पुलिस फेल हो जाए, ठीक है। पुलिस का काम है उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अगर वो उसे नहीं मेंटेन रख सकते, देन यू नो एवरीवन टेक्स लॉ इन हिज और ओन एंड, ठीक है। लॉ जो है दैट जो लॉ ब्रेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इम्प्लीमेंट नहीं होता ट्रू सेंस में लॉ जो है, इस सोसाइटी में लॉलेसनेस जो है वो प्रीवेल करती है, ठीक है। सो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जो रियलिस्ट विजन है वो ये कहते हैं कि जो एक कंट्री है, कोई भी कंट्री, देर आर 190 प्लस कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से जो कोई भी कंट्री है, कोई भी जो स्टेट है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, इससे पावरफुल कोई भी नहीं है। सो जब एक स्टेट खुद पावरफुल है, ठीक है, उसे रिलेशंस दूसरी एक कंट्री के साथ कैसे कंडक्ट करने चाहिए या कैसे नहीं कंडक्ट करने चाहिए, वो उसकी अपनी विल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का रिले फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट, इंडिया पाकिस्तान डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड स्टेट और चाइना है, ठीक है। इनके रिलेशन है आपस में, पहले जो है वो ट्रेड रिलेशन थे, बट एक सेंस डेवलप हो गई अमेरिका में दैट चाइना इज गोइंग टू बी अ थ्रेट इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली, ठीक है। सो अब इन दोनों के रिलेशंस को कैसे कंडक्ट करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए, दैट इज देयर विल, ठीक है। वो जैसे एनालाइज करते हैं सिस्टम को, ठीक है, जैसे सिस्टम को एनालाइज करते हैं, और इन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि आप रील अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट विजन, ठीक है, इन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप अपने रिलेशन कैसे कंडक्ट करें या कैसे नहीं करें। तो द एंड पॉइंट इज स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल एंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। दिस इज एनार्किक सिचुएशन, बेसिक वर्ड जो है वो लॉलेसनेस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, बट जो इधर जो इसका मीनिंग है वो ये है कि स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल एंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशंस, उसे कोई बताने वाला नहीं कि आप रिलेशंस कैसे कंडक्ट जो है वो करें, ठीक हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये जी सर। पॉइंट जी। सो बिकॉज, अच्छा हम सेकंड लाइन पे थे, इंटरेक्शन इन एनार्किक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन विच सर्वाइवल इज अनसर्टन, सर्वाइवल, सेकंड पॉइंट है हमारे पास सर्वाइवल। एवरी स्टेट, इवन अगर आप इंडिविजुअली भी देखें, एवरी स्पीशी, एवरी लिविंग थिंग, यू नो स्ट्रगल्स फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है ना। जो भी चीज़ है वो अपने सर्वाइवल, सो स्टेट भी, देर आर पीपल लिविंग इन स्टेट, सो स्टेट भी अपना सर्वाइवल करना चाहती है। जब एक कोई भी आपकी रियलिस्ट विजन के अकॉर्डिंग, जब कोई भी आपकी जो है वो अनसर्टन टाइम पे हेल्प के लिए नहीं आता, तो स्टेट को अपना सर्वाइवल खुद ही मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। और को जो है मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है वो हम देखते हैं क्या है। मतलब मोस्टली जो रियलिस्ट विजन के होते हैं, ये जिनका रियलिस्ट विजन होता है, दे mistrust the international system and they doubt that every state is seeking to maximize power, ठीक है। हर स्टेट जो है वो मैक्सिमाइज पावर करना चाहती है। पावर कैसे मैक्सिमाइज करना चाहती है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, अगर इंडिया एक टैंक डेवलप करता है, तो पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि
उसके जो है उसकी पाकिस्तान भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। पाकिस्तान भी ऐसा वेपन जो है वो डेवलप करेगा जो कि उसका अल्टरनेटिव हो। ठीक है, सो दैट इज द रियल विजन। अगर एक स्टेट एक जेट बनाती है, दूसरा स्टेट जो है वो भी उसी फाइटर जेट की जो है वो परस्यू करने की कोशिश करती है कि हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूर हो। ठीक है, तो जब एक एक सेंस, जब इस तरह की सेंस डेवलप होती है स्टेट में, तो व्हाट हैपन्स, जिसे हम कहते हैं कि जो है वो वेपन्स रेस इन द रीजन। ठीक है, एक सिक्योरिटी डायलीमा, एक सिक्योरिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस गैप को फिल करने के लिए एक काइंड ऑफ हॉर्स रेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि कौन जो है वो हु कैन विन द रेस। ठीक है, अगर एक कंट्री ने एक स्टेप लिया जो दूसरे कंट्री के लिए थ्रेट हो, तो देन जो है अगेन वो कंट्री उस तरह की प्रिकॉशंस लेगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स करेगा ताकि उस थ्रेट को मिनिमाइज किया जा सके। सो रियलिस्ट विजन जो है ये दे डाउट द इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें जो कह लें कि जो मिसट्रस्ट है ये उसको ज़्यादा फेवर करते हैं। बिकॉज पावर इज द की requisite फॉर सर्वाइवल। अब पावर जो है दैट इज यू नो विदाउट, हमने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज जो सरवाइव नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये कौन मैसेज कर रहे हैं तो, या पावर, अच्छा हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो सरवाइव नहीं कर सके। ठीक है, उनकी जो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं, जिनमें इकोनॉमी है और मिलिट्री पावर है जो कि क्विक सोर्स होता है, पॉपुलेशन भी है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ पावर जो है, पावर जो हम कंसिडर करते हैं वो नहीं, पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मिलिट्री एंड इकोनॉमी, पॉपुलेशन भी होती है, जीडीपी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन हमने देखा कि जो कंट्रीज पावरफुल नहीं थे, फॉर एग्जांपल सीरिया और यमन और इराक, मिलिटरली भी और इकोनॉमिकली भी, और जो है मल्टीपल फैक्टर्स जो थे, अलायंसेस भी एक पावर का ही सिलसिला होता है, वो अपना सर्वाइवल नहीं कर सके। सो जो रियलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि अगर इन कंट्रीज़ ने अपनी सिक्योरिटी को देखा होता और इन्होंने जो चेंजिंग इंटरनेशनल सिनेरियो है उसको परसू किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। ठीक है, because power is the key requisite for survival, states define their interests in terms of power and constantly assess their strength relative to that of others। जो मैंने आपको बात कही है कि अगर इंडिया एक टैंक डेवलप करता है, या इंडिया अगर कोई ऐसा जेट जो है वो फाइटर जेट बाई करता है, जैसे कि उन्होंने किए भी है, राफेल जेट लिए हैं फ्रांस से, सो पाकिस्तान को भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले बात समझाई उन्होंने इसे लिख दिया, कॉन्स्टेंटली असेस देयर स्ट्रेंथ रिलेटिव टू दैट। अगर एक स्टेट जो है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती है, देन बाउंड हो जाती है दूसरी स्टेट उस थ्रेट को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रगल करे, एफर्ट करे। What emerges from their interaction is a balance of power। So balance of power के लिए, उस चीज को बैलेंस करने के लिए, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है स्टेट जो है वो स्टेप लेती है। दैट इज द सोल बेसिस फॉर ऑर्डर, रेगुलरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर तो बैलेंस ऑफ पावर है तो रियलिस्ट जो विजन है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी आ सकती है, रेगुलरिटी आ सकती है। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, देन देयर इज countries will look for their survival। रियलिज्म emphasizes the competitive and conflictual nature of, जो मैंने आपको पहले बात की, conflictual nature of international relation, typical vocabulary है जो आपने यूज़ करनी है। इसमें मिसट्रस्ट जो है इनको होता है, इंटरनेशनल सिस्टम पे डाउट करते हैं, ये एक स्टेट दूसरे पे डाउट करती है, अनसर्टन होती है, उसकी इंटेंशंस क्या हो सकती हैं, इंडिया की इंटेंशंस क्या हैं, फ्यूचर में क्या हो सकती हैं, वो अनसर्टन है। वो हम तो नहीं कह सकते कि वो बहुत फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो कुछ और बताती है। ठीक है, सो पाकिस्तान जो है इज ऑलवेज लुकिंग फॉर इंडियाज इंटेंशन, ठीक है, जो अनसर्टन है। ठीक है, realism emphasizes the competitive and conflictual nature of international politics।
जो मैंने आपको पहले बात कही कि एक मिसट्रस्ट है, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उस उसे जो है ये फोकस करते हैं ज़्यादा। स्टेट्स आइदर कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वॉर आर एट वॉर विद अन एंड अदर, ठीक है। कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वॉर का क्या मतलब है, जो आपको मैंने बताया कि जो एक सिक्योरिटी सिचुएशन, जिसे हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं, ठीक है, जो कि अनसर्टेनिटी की वजह से डेवलप होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर यूनाइटेड स्टेट और चाइना इफ दे गो टू वॉर, तो चाइना किसकी तरफ देखेगा कि हमारी जो है वो मदद के लिए आए कोई। सो जब एक सिचुएशन इंटरनेशनल सिस्टम की इस तरह की है, एनार्किक है, जब एक हायर अथॉरिटी नहीं है कोई भी, जैसे हम इंटरनेशनल पुलिस कह सकें, जैसे डोमेस्टिक पुलिस होती है उसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। सो जो रियलिस्ट विजन वाले हैं वो ये कहते हैं कि कोई इंटरनेशनल वॉचमैन नहीं है, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल वॉचमैन। वॉचमैन क्या होता है? इंटरनेशनल वॉचमैन इन सिंपल टर्म, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं किसी भी प्लेस की। सो इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में रियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कोई इंटरनेशनल वॉचमैन नहीं है, जो अगर एक स्टेट को जो है वो हेल्प की ज़रूरत हो, सर्वाइवल के लिए उसने अपने स्ट्रगल करना को उसकी मदद को आ सके। सो एक स्टेट को खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज देर इज नो इंटरनेशनल वॉचमैन और इंटरनेशनल पॉलिस, ठीक है। ठीक हो गया? इज इट क्लियर? जी सर। जी। States either constantly prepare for war or are at war with one another. Fearing adverse shifts in the balance of power, they respond with internal mobilization. Internal mobilization forces को mobilize करते हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आप उन्हें मोबिलाइज करते हैं, और जो आपके मैन पावर है आप उसे मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। एक थ्रेट परसेप्शन, जो आप थ्रेट परसेप्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो जैसे कि कोल्ड वार जो है वो गुजरी है, जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे ये दोनों एक दूसरे को अपने लिए थ्रेट तस्वर करते थे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने मेयर्स भी ली, इंटरनल मोबिलाइजेशन। वो क्या थी? अपनी मिलिट्रीज को स्ट्रॉन्ग किया, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, ठीक है। And should that prove inadequate with external alignment, self-reliance is preferred in a system of self-help। बजाय इसके, सेल्फ रिलायंस का मतलब आप अपने ऊपर इन्हिसार करें, ठीक है, जिसे सेल्फ सफिशिएंसी हम कहते हैं, आप अपने ऊपर इन्हिसार करें, रियलिस्ट ये कहते हैं। बजाय इसके कि आप किसी और कंट्री को देखें, आप अपनी मदद खुद करें, सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंस। But allying with others to confront a common threat may be necessary। वो कह रहे हैं कि अगर किसी थ्रेट को आपने जो है वो कन्फ्रंट करना है, फॉर एग्जांपल जब ये कोल्ड वॉर थी, इन द वेरी बिगनिंग जब ये स्टार्ट हुई, तो अलायंसेस बनाए, ठीक है, अमेरिका ने अलायंसेस बनाए, दो दुनिया के जो मुख्तलिफ कंट्रीज थे उनके साथ अलायंसेस का मतलब है फ्रेंडली रिलेशनशिप अपने उनके साथ मेंटेन किए। पाकिस्तान भी उनमें से एक था, और पाकिस्तान ने जो रशियन थ्रेट है, जो सोवियत यूनियन का थ्रेट है, उसे काउंटर करने के लिए सीटो एंड सेंटो को ज्वाइन किया, ठीक है। अलायंसेस, कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया, ठीक। 1954 इट वाज सीटो। ये अलायंस था, मुख्तलिफ कंट्रीज जो थे इस फ्रेंडली रिलेशनशिप में इंगेज हो गए, ताकि जो सोवियत यूनियन का थ्रेट है, जो कम्युनिज्म का थ्रेट था, उसे काउंटर किया जा सके, ठीक है।
इधर भी वही बात कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस इज प्रेफर्ड इन अ सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प, but allying with others to confront a common threat may be necessary. Cooperation is thus short-lived. जैसे मैंने कि आपको पहले कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम को ये डाउट से देखते हैं, ठीक है, एक जो डाउटफुल आइज हैं उससे व्यू करते हैं ये जो रियलिस्ट हैं, ठीक है। सो वो कहते हैं कि कोऑपरेशन हो तो सकता है बट इट इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जो अगर जिस कंट्री ने जो फ्रेंडली रिलेशनशिप या अलायंस बनाया है, जब उसका वो पर्पस कंप्लीट हो गया तो उस अलायंस की जो लिमिट थी वो भी क्रॉस हो गई, ठीक है। जब पर्पस आपका फुल हो गया तो इट मीन्स कि वो अलायंस जो है वो भी जो है वो एंड हो गया, ठीक है। दस cooperation is thus short lived, lasting only as long as the common threat and कहाँ पे है, कॉमन थ्रेट एंड इज अ फंक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड नॉट कॉमन वैल्यू और आइडियोलॉजी। अच्छा, ये जब कॉमन इंटरेस्ट जो था वो उसकी लिमिट खत्म होगी तो वो कॉपरेशन जो है वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर जाएगा, ठीक है। सो अलायंस भी खत्म। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई आइडियोलॉजी को नहीं मानते, ठीक है जी। जब बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं जिनको कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप करने के लिए, जैसे कि हमारे सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप है, बिकॉज जो एक कॉमन रिलीजन है उस बेस पे है, ठीक है। और या फिर कोई और मुस्लिम कंट्री है उसके साथ रिलेशनशिप हम और तरह से कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। वो कहते हैं कि इस तरह की आइडियोलॉजीज को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉमन इंटरेस्ट को सामने रखें। अगर तो वो आपका इंटरेस्ट जो है वो it is according to your national interest, then it's okay, then otherwise ideologies जो है वो मैटर नहीं करती रियलिस्ट के लिए, ठीक है। Realism can therefore readily explain alliances such as the Nazi-Soviet Pact of 1939। अच्छा, नाजी सोवियत पैक्ट क्या था? आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में कौन से अलायंसेस बने थे? मतलब कौन कौन से कंट्रीज जो थे वो एक दूसरे के साथ थे और कौन से जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे? इसमें नाजी सोवियत पैक्ट ऑफ 1939। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से था कि हिटलर जब प्रिपेयर कर रहा था, दो तरह के अलायंसेस जो थे वो बने थे। एक एक्सेस पावर थी, ठीक है, जिनमें जर्मनी था और इटली था, ठीक है, और जापान था, ठीक है। और दूसरी जो थी वो सेंट्रल पावर थी जिनमें अमेरिका था और यूरोप में जो था वो फ्रांस था, ब्रिटेन था, ठीक हो गया। इस तरह के कंट्रीज जो थे एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स, ठीक है। सो इनमें सोवियत यूनियन जो था ये भी इसने जो है वो कोई कमिट नहीं किया था, लेकिन सोवियत यूनियन देखा कि उसके इंटरेस्ट जो थे वो नाजी जर्मनी के साथ, हिटलर के साथ मैच कर रहे हैं। हिटलर से उन्होंने प्रॉमिस लिया कि हिटलर से उन्होंने ये जो अनम्यूट कर लिया करें भाई जब ज्वाइन करें। हिटलर से उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप जो है वो सोवियत यूनियन को अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। सो इनका एक पैक्ट बन गया जिसे नाजी सोवियत पैक्ट ऑफ 1939 कहा जाता है। बट हिटलर जो था उसको उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, वो जिससे भी पैक्ट करता था उस पर अटैक कर देता था। सो इन दी एंड जो है वो सोवियत यूनियन का जब वो इंटरेस्ट ना पूरा हुआ, जब वो अलायंस बना तो सही जर्मनी के साथ, हिटलर जर्मनी के साथ, बट शॉर्ट लिव था। जब वो इंटरेस्ट उनका फुलफिल नहीं हुआ तो जो है वो हिटलर ने अटैक किया सोवियत यूनियन पे, देन वो पैक्ट तो खैर टूट ही गया, बट सोवियत यूनियन आल्सो ज्वाइन द एलाइड पावर्स जिनमें अमेरिका था और ब्रिटेन था, फ्रांस था, और वो जर्मनी के अगेंस्ट जो था उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया। सो अगेन जो है जैसे रियलिस्ट कह रहे हैं कि कोऑपरेशन हो सकता है बट शॉर्ट लिव्ड है, जैसे कि नाजी सोवियत पैक्ट हुआ, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान का भी देख लें इसी तरह से है। बहुत सारे दौर गुजरे जब हमें लगा कि अब रिलेशंस नॉर्मल हो सकते हैं, डिस्कशंस भी हुई, फॉरेन सेक्रेटरीज भी मिले, बट इन दी एंड जो है वो वी कैन नॉट ट्रस्ट जो रियलिस्ट विजन के अकॉर्डिंग है
वी कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया इंटेंशन, ठीक है, रियलिस्ट विजन ये कहता है, ठीक है। Between wholly antithetical political systems. The result, mobilization and alignment in response to adverse shift in the balance of power returns the system to equilibrium. मतलब वो सोवियत यूनियन ने ज्वाइन किया और उन्होंने इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया, हेंस बैलेंस ऑफ री-इमर्ज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, अगेन एंड अगेन जो है वो इमर्ज हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर जो है। ये रियलिस्ट विजन है, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ अजम्पशंस हैं, वो भी अजम्पशंस थे जो हमने पहले पहले पढ़े हैं, और ये भी अजम्पशंस ही हैं जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। रियलिज्म इज अ स्टैटिक पर्सपेक्टिव, स्टेटिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब एक स्टेट जो है उस पर ये फोकस करते हैं कि स्टेट जो है वो पावरफुल है इन इंटरनेशनल रिलेशंस सर फॉर इट। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो आपने टू पावर्स बताई हैं, एक्सेस पावर और अलाइज पावर, सर इसमें जो एक्सेस पावर्स हैं उसमें 6 कंट्रीज हैं और जो अलाइज हैं उनमें 17, तो सर ये हमें प्रॉपरली इनके नेम पता होने चाहिए ना? तो ज़रूरी नहीं है आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज जो है वो किनके, ठीक है। वैसे तो जी जी, वैसे तो जो है वो वर्ल्ड वार 2 में इंडिया भी शामिल हुआ था, ठीक है, जी जी और जी जी। इंडिया जो ब्रिटेन का साथ दिया था, बहुत सारी जो है वो हैं डिटेल, सारा जानने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। Realist assumption. Realism is a statist perspective, for it assuming for it assumes states to be the key actors in international relations or international system. State is the key actor. State is the key entity or the powerful entity in international system. It excludes multinational corporations, non-governmental organizations, and a variety of transnational and subnational entities that matter only to extent that they affect states. इसको समझने वाली बात है थोड़ी सी। स्टेट जो है दैट इज मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम, और स्टेट ही अपने इंटरनेशनल सिस्टम रिलेशंस को कंडक्ट करती है। बट हमने देखा है कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, या फिर जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, ट्रांस नेशनल एंड सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या, पीस मेंटेन रखना, ठीक है। अब रियलिस्ट क्या कहते हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि सिक्योरिटी डायलिमा है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से फियरफुल रहना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, इसका क्या जो है वो बेसिक पर्पस क्या है, अगर हम यूनाइटेड नेशन का चार्टर पढ़ें तो बेसिक पर्पस जो है वो जो की पीस जो है वो उसे मेंटेन रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अगर कोई वारिंग नेशंस भी है उन्हें जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशन टेबल के थ्रू वहाँ पे लेके आना है। लेकिन जो रियलिस्ट हैं वो नहीं मानते इन चीज़ों को, ठीक है, वो इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जैसे कि ये अब एक कंट्री है फॉर एग्जांपल जो है वो अपना जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, उसकी बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल है जो, और जो कि ये प्रिपेयर करती है मोबाइल फोन्स, वो वर्क कर रही है चाइना में, ठीक है। सो थ्रेट तो है, रियलिस्ट कहते हैं कि जो है वो चाइना और यूएस जो है वो एक दूसरी सीमा है इनके दरमियान, ठीक है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, रियलिस्ट का बिल्कुल अपोजिट जो है वो कॉन्सेप्ट है, लिबरलिस्ट या लिबरलिज्म अप्रोच जो है, लिबरलिज्म की जो थ्योरी है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, ये इनकी अफादियत है, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक फ्रिक्शन होती है स्टेट के दरमियान, ये उनको कम करने के लिए
इफेक्टिव हैं और है भी इस तरह से। अकॉर्डिंग टू लिबरल व्यू, रियलिस्ट कहते हैं कि इनके कोई ऐसा जो है वो अफादियत नहीं है, ठीक है, इनका इफेक्ट नहीं है, एक स्टेट जो है वही पावरफुल है, और ये जो यूनाइटेड नेशन वगैरह या जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं इनकी अफादियत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ लगा? की पॉइंट है ये पॉइंट आपको समझ लगा ये? जी सर। The theory assumes that states face। सर नेटवर्क इशू की वजह से ना आपकी आवाज काफी जगह से कट रही है। जी मैं समझ नहीं आ रहा नेटवर्क इशू की। क्या कह रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है? जी सर, वो नेटवर्क का इशू है दरअसल ना, मुहर्रम की वजह से ना हमारे यहाँ पे ना नेटवर्क काफी सारे एरियाज में बंद किया हुआ है, ये इसकी वजह से इशू हो रहा है। अच्छा चलिए, रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी क्लास। The theory, realist theory assumes that states faced recurrent threats, continuous threats and challenges in the international system। वही बात, एक दूसरे को डाउट से देखना, एक स्टेट दूसरे को डाउट से देख रही है, मिसट्रस्ट है इंटरनेशनल सिस्टम पे, इंटेंशंस क्लियर नहीं है। Power, especially military power, is the basis of both threats to a state and to its ability to assure its survival। ठीक है, मिलिट्री, आप मिलिटरीली इतना स्ट्रांग हो जाएं कि आपको किसी का जो है वो फियर ना रहे, ठीक है, ये रियलिस्ट ये कहते हैं, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म। Realism presumes survival and its requisites to the highest priority of states. Indeed, their very reason for being, states value security considerations above all and respond to the imperatives of the international system। ठीक है, उनके लिए जो एक सिक्योरिटी जो है कंसिडरेशन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। The primacy of security also implies that other policies, including foreign economic ones, reflect considerations of international power politics। ठीक है, जब एक सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है आप कंसिडर करते हैं अपने इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आपकी फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो भी अफेक्ट होती हैं ड्यू टू व्हाट यू प्रज्यूम एज अ थ्रेट। ठीक है, ये आपको रियलिज्म का पता चला, रियलिस्ट थ्योरी आपको क्लियर हुई? रियलिस्ट थ्योरी का आपको जी आइडिया सर। हुआ? अच्छा ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी स्लाइड्स भी देख लेते हैं जो प्रिपेयर की थी। इधर से पढ़ाने का मकसद यही था कि इधर डिटेल में लिखा होता है, ठीक है, स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं, वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, सो वहाँ पे जो है वो खुल के बात नहीं हो सकती, सो इट इज़ क्वाइट प्रेफरेबल टू स्टडी, यू नो, बुक्स आर डिफरेंट रिपोर्ट्स। सर अच्छा, तो इससे यही अफेस किया जा सकता है कि जो रियलिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि जो शो ऑफ पावर है दैट इज द मेन कंसर्न। या दे सीक पावर, ठीक है, अपने आप को इन सिंपल टर्म्स, आप अपने आप को इतना, कोई किसी किस्म का थ्रेट ना रहे आपको, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल रियलिज्म जो हम पहले पढ़े हैं वही है। जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, जो रियलिज्म की थ्योरी है, ये बिलीव करते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन नेचर है ये फ्लॉड है, ठीक है, फ्लॉड ह्यूमन नेचर, ठीक है, फ्लॉड ह्यूमन नेचर, फ्लॉड ह्यूमन नेचर, ठीक है। आपको इंटेंशंस नहीं पता, एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन की इंटेंशंस क्लियर नहीं है, फ्लॉड ह्यूमन नेचर है, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये जो है रियलिस्ट, क्लासिकल रियलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंटरनेशनल रिलेशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इन जो ऑथर्स हैं, जो इन राइटर्स हैं जिन्होंने प्रोपोगेट किया इस थ्योरी को, रियलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये 395 टू 460 BC थोसिडाइड्स थे जिन्होंने जो है वो स्टडी किया इसे, जो स्टेट के रिलेशन थे उन्हें स्टडी किया। मैन इज द पॉलिटिकल एनिमल, स्टेट्स आर लाइक एनिमल्स डिफरेंट ऑन साइज एंड पावर, दे स्ट्राइव फॉर पावर एंड विश टू डिटर्मिनेट अदर्स। ठीक है, डोमिनेट करना चाहते हैं, एक स्टेट जो है दूसरे को डोमिनेट करना चाहती है। थुसिडाइड्स ने ये स्टडी किया।
मैकियावेली इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंस, बुक का नेम था। इन्होंने जो है बताया जो एक कंट्री का रूलर है उसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। और उस जो कंट्री के रूलर को यानी कि प्रिंस का नाम दिया, उसे अपने रिलेशंस कैसे कंडक्ट करने चाहिए, डोमेस्टिक उसे कैसे जो है अपनी जो पावर उसे मेंटेन रखना चाहिए, और इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कैसे कंडक्ट करने चाहिए, मैकियावेली। और जो रियलिस्ट हैं वो मैकियावेली को ही फाउंडर तस्लीम करते हैं कि इन्होंने जो है वो काफ़ी काम किया। प्रिंस बुक लिखी थी इन्होंने, द प्रिंस। पावर एंड डिसेप्शन आर द टू असेंशियल्स फॉर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। मैकियावेली क्या कहते हैं कि पावर और डिसेप्शन, अगर आपको किसी को डिसीव भी करना पड़े, जब आप, वही बात है ना, जब आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो आपने किसी स्टेट के साथ किया और जब वो आपका इंटरेस्ट पूरा हो गया, देन यू कैन डिसीव इट दैट स्टेट, ठीक है। सो मैकियावेली जो है वो ये उन्होंने ये रिकमेंड किया अपनी जो बुक लिखी थी द प्रिंस में, पावर एंड डिसेप्शन are the two essentials of foreign policy. A ruler should seek advantage to defend its interest to ensure survival, ठीक है। ये सारी जो प्रिंस बुक लिखी थी वहाँ से चीज़ें ली गई हैं। यही इंटरनेशनल सिस्टम जो है, जो रियलिस्ट हमने पढ़ा, आपने अपना सर्वाइवल करना। रियलिस्ट ये कहते हैं कि सर्वाइवल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रूलर मस्ट not be a lion, cunning and ruthless. A ruler must not act according to ethics. वही बात जो हमने पहले की है कि जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एथिक्स नहीं होते, अखलाकियात नाम का कोई चीज़ नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में। आपने भी कई दफ़ा सुना होगा जब इंटरनेशनल रिलेशन की डिस्कशन हो रही हो तो कोई कहता है कि ये अखलाकियात का कोई किरदार नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा होता है, ठीक है। वो जैसे वो अपनी आई से देखता है इंटरनेशनल रिलेशन को। सो मैकियावेली ने भी ये रिकमेंड किया कि जो रूलर है उसे भी एथिक्स और अखलाकियात की ऐसा ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। मोरालिटी नहीं है, मैकियावेली कहते हैं, ये प्रिंस बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, ये पढ़ने वाली है। रूलर मस्ट नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू एथिक्स और मोरालिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एथिक्स का कोई चक्कर नहीं है, कोई आइडियोलॉजी का चक्कर नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट देखें। मैकियावेली ये कह रहे हैं, लव योर नेबर, बी पीसफुल एंड अवॉइड वॉर, बी चैरिटेबल, स्टैंड विद अप्रेस्ड, हेल्प पुअर। अच्छा चलें, ये तो उन्होंने उस बुक में लिखा होगा। थॉमस होब्स हैं, वही जो कह रहे हैं कि सिस्टम एनार्किक है। अच्छा, ये डिफरेंट ऑथर्स थे जो इन्होंने, वो क्लासिकल रियलिस्ट वाले जो हैं जिन्हें अटैच करते हैं अपने साथ, इन्होंने डिफरेंट चीज़ें कहीं, फिर जो है उनका जो क्रुक्स है, वो नतीजा जो था, उन्हें मिक्स अप कर दिया। सिस्टम इज एनार्किक, पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इज इनएविटेबल टू सर्वाइव। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सबके साथ ही जंग कर लें। चले, मॉर्गेंथो, हैंस मॉर्गेंथो, ये जो है इन्होंने फिर स्टडी किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो था, इन्होंने जो रियलिज्म थी उसकी जो एक्चुअल बेसिस थी क्लासिकल रियलिज्म की, उसकी बेसिस लिखी। इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, हैंस मॉर्गेंथो ने, ठीक है। मैन एंड वुमेन आर बॉर्न टू परसू power, they have lust for power, this lust brings them into conflict with others, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लासिकल रियलिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ये फ्लॉड है, इवल नेचर है, ठीक है। ह्यूमन नेचर जो है वो इवल नेचर है, ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो उस ह्यूमन नेचर को इंटरनेशनल रिलेशंस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि जैसे ह्यूमन नेचर फ्लॉड है, इवल बेस्ड है, सो ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स भी उसी तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। यू कांट ट्रस्ट एनी स्टेट। सो ये अब जो क्लासिकल रियलिज्म वाले हैं ये अपना जो नैरेटिव है ये ह्यूमन नेचर से लेते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि चूंकि ह्यूमन नेचर फ्लॉड है, सो इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये भी फ्लॉड है आपका, ठीक है। कंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, पॉलिटिक्स हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो ह्यूमन नेचर पे बेस करते हैं।
इंटरेस्ट डिटरमिन्स पॉलिटिकल कंडक्ट, वही कॉपरेशन जो है, कॉपरेशन पूरा हो गया तो आप रिसीव कर दें किसी भी स्टेट को। इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। रियलिज्म रिजेक्ट्स द लीगलिस्टिक मॉरलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वही बात जो मैकियावेली ने की है वो यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एथिक्स नहीं है, ठीक है, इखलाकियात का कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक थ्योरी और पढ़नी चाहिए क्योंकि आई डोंट नो कितनी क्लासेस जो हैं वो होती हैं इसकी या नहीं। वी शुड स्टडी वन मोर थ्योरी। अच्छा, ये वाली स्लाइड्स भी हैं, होल्ड ऑन देयर। ये आपको समझ लगी है? ये मैंने बहुत सिंपल समझाई है आपको। और भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने के जिसमें वो टिपिकल लैंग्वेज जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बट ये बेसिस जो हैं वो आपको डी कोड करके सारी समझानी पड़ती हैं कि एनार्की क्या होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, कोऑपरेशन, नेशनल इंटरेस्ट क्या है। ये आपको समझ लगी है? वैसे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, मैंने बिगिनर्स लेवल पे जो है वो समझाया है आपको। इज इट क्लियर? या थ्योरीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, हमने जो पढ़ी है वो थी क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी हमने पढ़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, उस थ्योरी को डेवलप किया और नियो रियलिज्म जो है उसकी थ्योरी जो है वो, वेट करें, हाँ जी अब ठीक है। न्यो रियलिज्म से मुराद है कि उसी क्लासिकल रियलिज्म को फर्दर एडवांस किया गया, ठीक है, उसमें चेंजिंग लाई गई। न्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब नई बन जाए उसे हम न्यू कहते हैं, उसमें जब चेंज आ जाए, ठीक है, वर्ड सुना होगा आपने, न्यो रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म मूव्ड अप टू न्यो रियलिज्म, ठीक है, उसमें चेंजिंग्स कुछ लेके आए। जो ऑथर्स थे जो इंटरनेशनल सिस्टम को स्टडी कर रहे थे उन्होंने इसको चेंज किया, ठीक है, और नियो रियलिज्म की थ्योरी जो वो पेश की। नियो रियलिज्म केंथ वॉट्स, जी जी सर जी, बेसिकली जैसे आपने डिफाइन किया कि इंटरनेशनल रिलेशन जितने हैं उनमें ये सारी हम पढ़े हैं स्टेट लेवल के ऊपर, तो विद इन अ स्टेट भी हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं या जस्ट हम स्टडी के लिए जो आउट ऑफ द बाउंड्री है उसी के लिए हम इसको करते हैं? नहीं ये तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है ना, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, ठीक है ना। डोमेस्टिक लेवल पे तो नहीं हो सकता रियलिस्ट विजन, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन को है। बेसिक पर्पस ये थ्योरी का ये है कि इंटरनेशनल स्टडी करें। वैसे जो है वो जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं जो मैकियावेली थे, उन्होंने जो उस वक़्त का बादशाह था या रूलर जो था उसे बताया था कि आप इस तरह से डोमेस्टिक लेवल पे भी इस तरह से बिहेव करें। थॉमस होब्स ने भी कहा था कि जो किंग है उसे बहुत पावरफुल होना चाहिए, जिसके लिए उसने लेविएथन का वर्ड यूज़ किया था, लेविएथन का, ठीक है। सो उसने कहा था कि किंग जो है उसे बहुत पावरफुल होना चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे, ताकि उसे किसी भी किस्म का सर्वाइवल के लिए थ्रेट न रहे, लोग उससे डरें बजाय इसके कि किंग लोगों से डरे। लेविएथन का उसने कहा, लेविएथन एक मॉन्स्टर जो था उसके फिक्शनल मॉन्स्टर उस पे जो था वो उसने कहा कि इस तरह से किंग को होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अभी क्लासिकल रियलिज्म है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है, ठीक है। बेसिकली आपने भी जो है एग्जांपल दी थी ना, जिस तरह से वो जर्मन की हिटलर की आपने एग्जांपल दी थी, तो कि वो विद इन अ स्टेट भी कर रहा था, तो उसी से ये क्वेश्चन आया था। नहीं वो तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, विद इन स्टेट नहीं। अच्छा चलें, टाइम थोड़ा नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। केंथ वॉर्ड जो थे इन्होंने बुनियाद रखी स्ट्रक्चर रियलिज्म की, ठीक है, नियो रियलिज्म की। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज द की फैक्टर शेपिंग स्टेट बिहेवियर। अच्छा, हमने इन दोनों का डिफरेंस भी देखना है, नियो रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म का। जो क्लासिकल रियलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो इंसान की नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है वो ईवल है, ठीक है, और उस बेस पे इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटेंशंस क्लियर नहीं है, जैसे ह्यूमंस की नहीं क्लियर नहीं है वैसे ही एक स्टेट की इंटेंशंस भी क्लियर नहीं है।
लेकिन जो नियो रियलिस्ट या स्ट्रक्चर रियलिज्म वाले हैं, ये उस अजम्पशन को वेरीफाई नहीं करते, उसे नहीं मानते, कहते कि ह्यूमन नेचर का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर है जो शेप करती है स्टेट के बिहेवियर को। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है कि अगर तो आप देखें कि अगर आप अपनी सराउंडिंग पे गौर करें, फॉर एग्जांपल जो है वो इंडिया है और पाकिस्तान है, अगर हम उसको देखें तो एक तरह की नेशनल सिस्टम में हम कहाँ फिट होते हैं कि हमारी एक हिस्ट्री है, पार्टीशन की हिस्ट्री है, उसकी जो है वो एगनीज हैं, वो एक पेन है जो इंडिया को है कि कैसे ये पाकिस्तान अलहदा हो गया, और वो अनडू करना चाहते हैं उस पार्टीशन को। ठीक है, सो इस तरह से वो इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर को मानते हैं। जो ह्यूमन नेचर वाला अजम्पशन है क्लासिकल रियलिस्ट का, ये इसे नहीं मानते कि वो वैलिड नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर ही है कि स्टेट्स एक दूसरे को कैसे जो है वो प्रिज्यूम करती हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर को, ये जो अजम्पशन है क्लासिकल रियलिस्ट वाला, ये न्यो रियलिस्ट जो है इसे नहीं मानते, वो चेंजिंग लेके आए इसमें। ठीक है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर है, ह्यूमन नेचर का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। Minimize importance of national attributes. All states are functionally similar units constrained by anarchy. वही बात, हाँ ये चीज़ ये मानते हैं कि ये एनार्की है, इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, नियो रियलिज्म इसे मानते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लासिकल रियलिस्ट मानते हैं, ह्यूमन नेचर वाला जो अजम्पशन है उसे नहीं मानते। Accept traditional assumptions, force is important and effective। वही पावर मैक्सिमाइजर होना चाहिए, आपको पावर जो है उसे ग्रैब करना चाहिए जितनी हो सके। बैलेंस ऑफ पावर इज सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर ऑर्डर। बैलेंस ऑफ पावर करें। ठीक है, आप जो है अगर आपने सर्वाइव करना इंटरनेशनल सिस्टम में, देन इट इज इम्पॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म। Neorealism is an ideological departure from Hans Morgenthau's writings on classical realism। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हैंस मॉर्गेंथो ने वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो स्टडी किया इसे, जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम जो है। सो जो न्यू रियलिस्ट हैं इन्होंने डिपार्चर किया उससे कि मोस्टली जो आपकी राइटिंग्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, उससे जो है वो डिपार्चर जो है उन्होंने किया। ठीक है, उसको वो वैलिड वेरीफाई नहीं किया। Classical realism originally explained the mechanizations of international politics as being based on human nature। Classical realist जो हैं जैसे कि मैकियावेली हैं, और जो जिन्हें ये classical realist जो अटैच करते हैं, हैंस मॉर्गेंथो हैं, थुसिडाइड्स वगैरह, ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो फ्लॉड है। ठीक है, ईवल ह्यूमन नेचर है, वो ये कहते हैं। लेकिन जो न्यू रियलिस्ट हैं वो इसे नहीं मानते कि ह्यूमन नेचर का चक्कर नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ही है जो स्टेट्स प्रिज्यूम करती हैं कि उनके लिए वो किस तरह का है। एंड देयरफॉर सब्जेक्ट टू द ईगो एंड इमोशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। वो कहते हैं कि जैसे ह्यूमन नेचर है, सो वर्ल्ड लीडर्स भी ह्यूमंस हैं, तो उस लिहाज से वो अपने रिलेशन जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। Neo-realist thinkers instead propose that structural constraints, not strategy, egoism or motivation, will determine behavior in international relations। वो कह रहे हैं कि न्यू रियलिस्ट जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते कि इसमें कोई चक्कर है, इसका ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन ईगो का, इमोशंस का कोई चक्कर नहीं है। इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करेगी कि एक स्टेट जो है वो दूसरे से कैसे रिलेशन अपने कंडक्ट करती है। और दूसरे जो राइटर हैं इसके पहले हैंड्स जो हैं वो न्यू रियलिज्म के, वो केंट वॉल्ट्स थे। जो दूसरे हैं वो जॉन मेयर शिमर हैं। इनकी मेरे पास बुक्स भी पढ़ी हैं, इनके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, उनको पढ़िएगा। जितना इजी समझाया है मैंने आपको, उसके बाद वो आर्टिकल्स कुछ भी नहीं रहेंगे आपके लिए। John Meyer Shimmer made significant distinctions between his version of offensive realism and Morgenthau in his book titled The Tragedy of Great Power Politics। ये बुक भी मेरे पास पड़ी है। अच्छा, टाइप्स क्या हैं इसकी, नियो रियलिज्म की टाइप्स क्या हैं? ठीक है, टू वर्जन है इसके, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑफेंसिव, जिसका बेसिक टीनेट ये है, जिसका बेसिक मोटो ये है कि स्टेट्स सीक पावर। ठीक है, ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं एक्सपेंशनिज्म शुड बी फियर्ड और रिलेटिव पावर इज ऑल इम्पॉर्टेंट, कि आप पावर मैक्सिमाइज करें। जैसे कि वर्ड ऑफेंसिव जो है वो बता रहा है आपको
पावर बी मैक्स गेन मैक्सिमम पावर, ताकि जैसे कि जॉन मियर शीमर को मैंने काफ़ी सुना है, जॉन मियर शीमर वो है जो है वो ये कहते हैं, वो जो है वो यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल देते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट देखें कि कितना पावरफुल कंट्री है ऑन अर्थ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के जो लीडर्स हैं या जो यूनाइटेड स्टेट के जो लोग हैं, उन्हें डर नहीं है कि रात को जब वो सोते हैं तो उन्हें किसी भी कंट्री का डर नहीं होता कि वो उन्हें अटैक कर देगा, ठीक है। वो ये कहते हैं जो उसके नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अमेरिका के नेबर्स हैं, मैक्सिको है और कनाडा है, तो यूनाइटेड स्टेट को इन दोनों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके लोगों को इन दोनों कंट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर ही इतनी है। पावर कौन सी है? आपके पास वेपन बहुत ज़्यादा है, वेपन देखिए अमेरिका के पास कितने हैं। सो अमेरिका के लोगों को, जैसे वो मियर शीमर कह रहे हैं कि जब वो रात को सोते हैं तो उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वो ये कहते हैं जो ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट है जॉन मियर शीमर जो है, कि आप इतने पावरफुल हो जाएं कि आपको किसी का डर ही ना रहे, ठीक है। relative power is important, gain maximum power in international system. डिफेंसिव रियलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ऑफन कंफ्यूज्ड विद न्यूलिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ वार। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जो रियलिस्ट हैं अगर वो इंटेंशंस क्लियर नहीं है या सिक्योरिटी डायलेमा कंसिडर करते हैं तो वो वार को प्रोपोगेट नहीं करते कि आप किसी भी कंट्री के साथ वार कर लें। वो ये कहते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है उसे मेंटेन रखें, ठीक है। assume that it usually results from irrational forces in society. Cooperation is possible but with friendly states, but limited cooperation है। Structural realism holds that the nature of international system is defined by its ordering principle anarchy, ठीक है। जो एनार्की है ये भी उसी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो है वो क्लासिकल रियलिस्ट हैं। एंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, और एक स्टेट की कैपेबिलिटीज क्या है उस बेस पे भी, कैपेबिलिटी से मुराद इसकी भी हम पढ़ेंगे, नेशनल पावर क्या होती है, कैपेबिलिटीज made by number of great powers within the international system. The anarchic principle of the international structure is decentralized, meaning there is no formal central authority. Every sovereign state is equal in this system. जैसे कि मैंने कि आपको पहले बात बताई है कि जो नियो रियलिस्ट जो हैं वो भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल वॉचमैन कोई नहीं है, जैसे कि जॉन मियर शीमर ने ये वर्ड यूज़ किया था कि इंटरनेशनल वॉचमैन नहीं है कोई, इंटरनेशनल पुलिसमैन कोई नहीं है जो आपकी मदद को आ सके एनार्किक सिस्टम में, ठीक है। सो इस एनार्किक सिस्टम में सर्वाइवल कैसे करना है, सेल्फ हेल्प, ठीक है। सेल्फ हेल्प जो है वो सर्वाइवल, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स, ठीक है। वो भी इधर भी यही बात जो है वो कर रहे हैं, ठीक हो गया। मीनिंग देयर इज नो फॉर्मल सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक इंटरनेशनल वॉचमैन नहीं है जो आपकी मदद को आ सके। जब आपको लॉलेसनेस की कोई सिचुएशन हो आपके इर्द गिर्द तो आप पुलिस को कॉल करते हैं। तो जॉन मियर शिमर ये कहते हैं कि ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई इंटरनेशनल वॉचमैन है जिससे आप कॉल कर सकें कि ये देखिए अमेरिका हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी प्लीज़ मदद को आएँ, ठीक है। वो ये इस तरह से जॉन मियर शीमर एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों को। मैं वो सेंड करूँगा आपको, आर्टिकल्स पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च किया था और काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ा था इनको। मीनिंग देयर इज नो फॉर्मल सेंट्रल अथॉरिटी, एवरी सॉवरेन स्टेट इज फॉर्मली इक्वल इन दिस सिस्टम, सीक देयर ओन इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट देखते हैं वो, ठीक है। and will not subordinate their interest to interests of other state, अपना इंटरेस्ट सबसे वो पहले रखते हैं, उसे वो कभी भी पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। states are assumed at a minimum to want to ensure their own survival, अपना survival तो हर बंदे को अजीज होता है, state को भी अजीज है अपना survival, as this is a prerequisite to pursue other goals। अगर आपका सर्वाइवल नहीं है तो आप गोल्स अपने नहीं अचीव कर सकते। सीरिया जो है उसकी सिचुएशन आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है,
अगर वो उनका गोल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? वहाँ पे लॉलेसनेस है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। उनका जो फर्स्ट अजम्पशन है रियलिस्ट वाला कि उनकी तो कंट्री की सिक्योरिटी ही जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई भी कंट्री उन पे आके अटैक कर सकता है, कभी रशिया आ जाता है, कभी अमेरिका वहाँ पे आ जाता है, कभी टर्की अटैक कर देता है उनके ऊपर। सो वहाँ पे जो है एक सिक्योरिटी की सेंस है, जिसकी वजह से उनके दूसरे गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सकते। दूसरे गोल कौन से? उनके फाइनेंशियल हो सकते हैं, इकोनॉमिक गोल्स जो हैं वो उनके जितना भी वर्क है इंटरनल वर्क कंट्री का वो अचीव तब तक नहीं हो सकता, रियलिस्ट ये कहते हैं, जब तक आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। दिस ड्राइविंग फोर्स ऑफ सर्वाइवल इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर एंड इन टर्न इंश्योर states develop offensive military capabilities for interventionism। ठीक है, आप इतने पावरफुल हो जाएं कि आपकी मिलिट्री इतनी जो है पावरफुल हो जाए कि आपको किसी का डर ही न रहे। एंड एज अ मीन्स ऑफेंसिव रियलिज्म वाले ये कहते हैं जॉन मीयरशिमर। ये कोई जो है वो म्यूट कर लें अपने आप को जब भी क्लास ज्वाइन करें। And as a means to increase their relative power, because states can never be certain of other states' intentions, there is a lack of trust, जो पहले मैंने आपको बात की कि doubtful eyes से देखते हैं between states, which requires them to be on guard against relative losses of power, which could enable other states to threaten their survival। ठीक है, उन्हें relatively कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि एक स्टेट जो है वो कितनी पावर जो है उसे गेन कर रही है। जैसे मैंने क्या आपको एग्जांपल दी, अगर एक स्टेट एक टैंक डेवलप करती है जो कि बड़ा पावरफुल है, उसकी बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं उस टैंक की, और या फिर जो जेट देखती है, कोई मिसाइल जो है वो स्टेट बनाती है, दूसरी स्टेट को भी देखना पड़ेगा कि देखें उन्होंने ये जो है मिसाइल इसकी कितनी रेंज है। इंडिया ने बनाए तो पाकिस्तान को भी एटॉमिक जो है वो बनाना पड़ा बॉम्ब, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन्स द रियलिस्ट विजन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अगर एक स्टेट एक ऐसा वेपन डेवलप करती है, दूसरी स्टेट को भी वो करना पड़ता है। सो एक वेपन जो रेस है वो स्टार्ट हो जाती है उस रीजन में। दिस इज द रियलिस्ट विजन। एक्सक्यूज मी सर। सो एक तरह से एक सिक्योरिटी सर। सिचुएशन या सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो डेवलप होता है। जी प्लीज। हाँ जी सर, वो जिस तरह अभी आपने कहा कि जिस तरह एक वेपन रेस शुरू हो जाती है, तो जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने रफाल जेट्स वगैरह खरीदे हैं, तो इससे मिस क्या जाहिर होता है कि इंडिया भी मिस इस तरह रियलिज्म के ऊपर उस पॉलिसी के ऊपर अमल पै रहा है, तो इसको फॉलो करते हुए क्या पाकिस्तान को भी इसके ऊपर खर्च करना चाहिए? पाकिस्तान कर रहा है भाई, हम इसीलिए तो सरवाइव किया हुआ है हमने। पाकिस्तान कर रहा है। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान के पास जो है वो वेपन्स नहीं है? ठीक है ना, जी सर, हर वो तो है स्टेट जो है बिल्कुल। हर सर वो स्टेट जो है